तो प्यारे बच्चों, अगली हेडिंग डालो फाजान्स नियम। फाजान्स नियम केमिकल बॉन्डिंग में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाजान्स नियम में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंपटीशन में फाजान्स नियम में से। और मेरे पास यूट्यूब पे कमेंट आ रहे हैं कि सर फाजान्स नियम नहीं होता है, सर फाजान्स नियम करवाओ, फायांस नियम करवाओ। तो आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद किसी भी बच्चे का फायांस रूल का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। फायांस रूल को आखिरी हद तक लेके जाएंगे, आखिरी हद तक, बशर्ते आप नोट करते जाओ जो चीजें मैं बता रहा हूं। तो पहले हेडिंग डाल लो फायांस नियम। फायांस नियम, इसको फाजान नियम भी कहते हैं। पहला सवाल, ये नियम आया क्यों? पहला सवाल, ये नियम आया क्यों? तो भाई साहब उसका कारण ये है कि कोई भी बंद 100%, कोई भी आयनिक बंद 100% आयनिक नहीं हो सकता। कोई भी आयनिक बंद 100%, 100% क्या नहीं हो सकता? आयनिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क है, आयनिक नहीं हो सकता 100%। तो फिर क्या होता है? आयनिक बंध में सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं। आयनिक बंध में कौन से गुण पाए जाते हैं? सहसंयोजक गुण। आयनिक बंध में कौन से गुण पाए जाते हैं बेटे? सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं। आयनिक बंध में और सहसंयोजक बंध में अंतर क्या होता है? आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। आयनिक बंध का वीडियो देखो। और सहसंयोजक बंध में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा कि आयनिक बंध में अगर कौन से गुण आ रहे हैं? सहसंयोजक गुण आ रहे हैं। तो जहां हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, वहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, वहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तभी तो क्या हो रहा है? आयनिक बंध में कौन से गुण आ रहे हैं? सहसंयोजक गुण। तो अब आयनिक बंध में सहसंयोजक गुणों का अगर हमें पता लगाना हो, आयनिक बंध में सहसंयोजक गुणों का पता लगाना हो, तो हम किसकी सहायता लेते हैं? फाजान्स रूल की। किसकी सहायता लेते हैं? फाजान नियम की। तो फाजान रूल का महत्व क्या है? किसी भी आयनिक बंध में किसका पता लगाना? सहसंयोजक गुणों का पता लगाना। आयनिक बंध है उसमें किसके गुण पाए जाते हैं? सहसंयोजक बंध के गुण पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट यही नोट करना है हमें कि ये नियम क्यों आया था। ये नियम क्यों आया था? आयनिक बंध में सहसंयोजक गुणों का क्या करने? पता लगाने। भाई साहब फाजान कहते क्या है? फाजान कहते क्या है कि जब भी कोई धनायन, एक धनायन हो, आयनिक बंध में क्या होता है? एक एटायन होता है और दूसरा एनायन। एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और उसके बाद में क्या होता है? बंध बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से। तो एक केटाइन होगा और एक एनाइन होगा। ये एनाइन का नाभिक है, ये ऋणायन का नाभिक है और ये धनायन का नाभिक है। अब देखो, ऋणायन का आकार बड़ा दिखा रखा है जबकि धनायन का आकार छोटा दिखा रखा है। बट वाई? लेकिन क्यों? क्योंकि हम जानते हैं धनायन का आकार अपने मूल परमाणु से, अपने मूल परमाणु से छोटा होता है। फायांस रूल को समझते हैं, उसके बाद में इसके आने वाले क्वेश्चनों की बात करते हैं। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हर आखिरी हद तक जाएंगे। तो मूल परमाणु से धनायन का आकार हमेशा क्या होता है? केटायन का आकार हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। और एनायन का आकार हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। ऋणायन का आकार अपने मूल परमाणु से क्या होता है बेटे? बड़ा होता है। समझ में आ रहा है? बड़ा होता है एनायन का आकार। कोई बच्चा कहे कैसे होता है? पूछोगे नहीं कैसे होता है? मैं बताता हूं कैसे होता है। कि जैसे आपसे पूछा जाए Na मूल परमाणु, Na मूल परमाणु है। अब Na+ सोडियम धनायन, इन दोनों में से बड़ा आकार किसका है? बड़ा आकार किसका है? तो देखो धनायन का आकार हमेशा अपने मूल परमाणु से क्या होता है? छोटा होता है। तो धनायन का आकार छोटा है मतलब Na बड़ा है और Na+ क्या है? छोटा है। इसी प्रकार क्या होता है?
ऋणायन का आकार अपने मूल परमाणु से, जैसे क्लोरीन और Cl- में से बड़ा कौन, आकार में बड़ा कौन, Cl-, आकार में बड़ा कौन, Cl-। ये टॉपिक पीछे हो चुका है, ये टॉपिक पीछे हो चुका है। तो ये थोड़ी सी बेसिक सी बात की, इसलिए हमने यहाँ एनाइन को क्या दिखा रखा है, बड़ा दिखा रखा है, और केटाइन को क्या दिखा रखा है, छोटा। यानी धनाइन को हमने क्या दिखा दिया है, बड़ा, और ऋणाइन को क्या दिखा दिया है, छोटा। सॉरी, धनाइन को छोटा दिखा दिया है, ऋणाइन को क्या दिखा दिया है, बड़ा दिखा दिया है। ये धनाइन है हमारा, ये क्या है, धनाइन है, और ये हमारा क्या है, ऋणाइन है। अब देखो ऋणाइन का ये नाभिक है, तो यहाँ ऋणाइन के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ऋणाइन के क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऋणाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्यों बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन अभ्रे, इलेक्ट्रॉन अभ्र भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन ऐसे तो होते नहीं है एटम में, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर फैले हुए होते हैं, एक बादल की तरह, एक बादल की तरह। या फिर इसको ऐसे समझो कि एक नाभिक होता है, एक नाभिक होता है, उसके चारों ओर उसको क्यों घेर के रखते हैं, इलेक्ट्रॉन घेर के रखते हैं। ये 3 डायमेंशनल चीजें हैं बेटे, ऐसा इसलिए दर्शाया गया, इसलिए इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब होता क्या है, जब धनाइन ऋणाइन के पास आता है, धनाइन क्या करता है, ऋणाइन के पास आता है, धनाइन ऋणाइन के पास आता है, तो इस धनाइन के नाभिक द्वारा इस ऋणाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचा जाता है। क्यों खींचा जाता है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका नाभिक है वो धनावेशित नाभिक है, वो इसके ऋणावेश को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, जिससे क्या होगा, इसका ऋणावेश एक साइड में विस्थापित हो जाएगा। वो किस प्रकार होगा, देखो ये धनाइन था, और जब उसने ऋणाइन को अपनी ओर, ऋणाइन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, तो हुआ क्या, वो जो इलेक्ट्रॉन थे वो किस ओर, धनाइन की ओर ट्रांसफर हो गए थे, थोड़े से खिसक गए थे, जिससे क्या हुआ, परमाणु का आकार जो गोल होना चाहिए, जो परमाणु का आकार एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, स्पाइरिकल होना चाहिए, वो थोड़ा सा कैसे हो गया है, उसकी शेप बिगड़ गई है, वो थोड़ा सा दीर्घवृत्ताकार सा हो गया है, मतलब बिगड़ी हुई शेप में आ गया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इस धनाइन ने यहाँ से उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया है। देखो ऐसा करने से क्या हो रहा है, इसको ध्यान से देखो, ऋणाइन है उसमें 2 ध्रुव बन रहे हैं, ऋणाइन में 2 ध्रुव बन गए, एक पॉजिटिव साइन अलग हो गया है और नेगेटिव साइन अलग हो गया है, मतलब ऋणाइन ध्रुवित हो गया है, ऋणाइन क्या हो गया है, ध्रुवित हो गया है, ऋणाइन है वो ध्रुवित हो गया। इस प्रकार से ऋणाइन के ध्रुवित होने के कारण, इस प्रकार से ऋणाइन के ध्रुवित होने के कारण क्या हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे लग रहे हैं थोड़े थोड़े अब इस धनाइन की ओर शेयर हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लग रहा है कि इस धनाइन की ओर क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कहाँ होती है, कौन से बंध में होती है, सहसंयोजक बंध में। तो आयनिक बंध में कौन से गुण आ रहे हैं, सहसंयोजक गुण आ रहे हैं, कारण इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने के कारण आयनिक बंध में, आयनिक बंध में कौन से गुण आना शुरू हो गए, सहसंयोजक गुण उत्पन्न हो गए। कौन से गुण, सहसंयोजक गुण। क्यों, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने के कारण, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होने के कारण, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने के कारण। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आयनिक बंध में कौन से गुण आ गए हैं, सहसंयोजक गुण आ गए। अब सोचो जितना ज्यादा ये इसका पोलराइजेशन करेगा, जितना ज्यादा ये इसका ध्रुवीकरण कर देगा, धनाइन जितना ज्यादा ऋणाइन का ध्रुवीकरण कर देगा, उतना ही सहसंयोजक गुण क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन हो जाएगा। तो यहां क्या हो गया है, धनाइन द्वारा ऋणाइन का ध्रुवीकरण हो गया है। क्या हो गया है, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का मतलब होता है उसमें 2 पोल बन गए, एक केटाइन और एक एनाइन। देखो ऋणाइन में 2 पोल बन गए, इसी को कहा जाता है ध्रुवीकरण, ठीक है। यही फायांस रूल है, यही फायांस रूल है। फायांस रूल को डिफाइन कैसे किया जाए, जब धनाइन ऋणाइन के पास या ऋणाइन धनाइन के पास आता है, तो धनाइन के नाभिक द्वारा ऋणाइन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर विस्थापित कर लिया जाता है।
जिसके कारण क्या होता है, ऋणायन का क्या हो जाता है, ध्रुवीकरण हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन किस ओर शेयर होने लग जाते हैं, धनायन की ओर इलेक्ट्रॉन शेयर होने लग जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कहाँ होती है, सहसंयोजक बंध में होती है। अतः आयनिक बंध में कौन से गुण आ गए, सहसंयोजक गुण आ गए। यह तो है फायांस रूल, यह तो है फायांस रूल को डिफाइन करना। अब चलते हैं कि कंपटीशन में क्या बातें होगी। तो कंपटीशन में भाई साहब सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें होगी। वो किस पे होगी, सीधी सीधी बातें होगी। आपको क्वेश्चन पूछेगा, अब वो क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे वो चेक करो। देखो सबसे पहले हम करते हैं किसी भी आयनिक बंध में, आयनिक बंध में हेडिंग डालो, आयनिक बंध में कौन से गुणों का पता लगाना, सहसंयोजक में सहसंयोजक गुणों का पता लगाना। यही हमारा मेन पॉइंट होगा, यही इस टॉपिक की रीड है, यहीं से सब कुछ कहानियां शुरू होनी है, यहीं से सब कुछ कहानियां शुरू होनी है। यही इस टॉपिक का क्या रहेगा, आधार रहेगा, इस टॉपिक की आत्मा है। ठीक है, अब आयनिक बंध में सहसंयोजक गुणों का पता दो तरीके से लगाया जा सकता है, एक धनायन के आधार पर और एक ऋणायन के आधार पे। पहले करते हैं कि धनायन के आधार पर कैसे पता लगाया जाता है। तो पहले हेडिंग डाल लो, धनायन के आधार पर, धनायन के आधार पर, ठीक है, धनायन के आधार पर। अब देखो भाई साहब, धनायन का आकार जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर, ध्रुवीकरण क्षमता उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन हो जाएगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन हो जाएगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, ऋणायन का वो सहसंयोजक गुण आ जाएंगे, उतने ज्यादा क्या आ जाएंगे, सहसंयोजक गुण। तो उनमें भी धनायन के आकार के आधार पर, धनायन के आकार के आधार पर धनायन के आकार के आधार पर, धनायन का आकार जितना छोटा, धनायन का आकार जितना छोटा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में बिना थ्योरी लिखवाए लिख देता हूं कि धनायन का आकार, धन आयन का आकार। देखो एक काम करते हैं, ये अगर आपने लिख लिया है तो इसको मिटाते हैं और उसके बाद ऊपर लिखते हैं ताकि नीचे एग्जाम्पल हो सके। हर एक कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल साथ करते जाओ, हर आखिरी क्वेश्चन तक जाएंगे, हर आखिरी क्वेश्चन तक। जितना फायांस रूल शायद ही आपने पढ़ रखा होगा, शायद ही, एक शब्द लगा रखा है मैंने, शायद ही। मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि किसी ने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि ये टॉपिक होने के बाद में, शायद ही ये टॉपिक होने के बाद में किसी बच्चे का इस रूल से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत हो। अगर कोई बच्चा ढंग से समझ रहा है तो ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ, ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ। ये चैलेंज नहीं कर रहा हूँ कि कोई मेरे से बेटर नहीं समझा सकता, लेकिन मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर समझ में आ गया किसी बच्चे को मेरा समझाया हुआ, तो आज के बाद उसका कभी भी इस रूल से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये अगर उतार लिया है तो देखो मैं समझाता हूं कि धनायन के आकार के आधार पे क्या होता है कि केटायन का आकार, धनायन का आकार, साथ साथ नोट करते जाएं, धनायन का आकार जितना ज्यादा छोटा होगा, जितना ज्यादा छोटा होगा वो ऋणायन का उतना ज्यादा ध्रुवीकरण करेगा। तो ध्रुवीकरण क्या होगा, ऋणायन का ज्यादा होगा। तो धनायन का आकार जितना छोटा उसकी ध्रुवीकरण क्षमता, ध्रुवीकरण क्षमता यानी पोलराइजिंग पावर, इंग्लिश में बोले तो पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा, उसकी ध्रुवीकरण क्षमता उतनी ज्यादा। ये तीर का निशान डिक्रीज होता हुआ आकार में कमी को बता रहा है और ये इंक्रीज होता हुआ वृद्धि को बता रहा है। जहां डिक्रीज नीचे मुंह करके तीर का निशान है वहां कमी है, और जहां ऊपर मुंह करके तीर का निशान है वहां क्या है, वृद्धि है। ठीक है, अब देखो आकार में जितना छोटा होगा धनायन, ध्रुवीकरण क्षमता उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा ध्रुवीकरण क्षमता होगी ऋणायन का उतना ज्यादा पोलराइजेशन हो जाएगा, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। और जितना ज्यादा पोलराइजेशन हो गए उतने ज्यादा सहसंयोजक गुण आ जाएंगे, उतने ज्यादा कौन से आ जाएंगे, सहसंयोजक गुण। कौन से गुण आ जाएंगे बेटे, सहसंयोजक गुण। अब सुनो, मजे की बात यह है कि सहसंयोजक गुण होते हैं वो आयनिक गुणों के एंटाई प्रोपोर्शनल होते हैं। सहसंयोजक गुण होते हैं, सहसंयोजक जो गुण होते हैं
वो आयनिक गुणों के एंटाई प्रोपोर्शनल होते हैं। जहां सहसंयोजक गुण बढ़ गए हैं वहां ऑटोमेटिक कौन से गुण घट गए? आयनिक गुण घट गए हैं। ठीक है, तो हम इसी टॉपिक में आयनिक गुणों को और साथ लेके चल रहे हैं। आयनिक गुण, तो आयनिक गुण सहसंयोजक बढ़ रहे हैं तो आयनिक गुण क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आयनिक गुण क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्या ये चीज समझ में आ रही है जो बोर्ड पे लिखी हुई है? क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो जो बोर्ड पे लिखी हुई है? अगर ये समझ में आ गई है तो करते हैं क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित को क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, निम्नलिखित को सहसंयोजक गुणों के घटते क्रम में लिखो। घटते क्रम में लिखो। आपके पास में क्वेश्चन ये है, बोर्ड पे क्वेश्चन है, आप ट्राई टू डू इट। इसको करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए क्वेश्चन उतारने के बाद और उसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को वापस ऑन कीजिए। जैसे मैंने लिख दिया NaCl, हमने लिख दिया LiCl, हमने लिख दिया CaCl और हमने लिख दिया KCl। और अब पूछ लिया इनमें से सबसे ज्यादा सहसंयोजक कौन है और सबसे कम सहसंयोजक कौन है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि देखो सभी में ऋणाइन समान है तो ऋणाइन को नहीं देखना है, ऋणाइन समान है ऋणाइन को नहीं देखना है। हम किसके आधार पे देखेंगे? धनायन के आकार के आधार पर। अब इनके धनायन का आकार, ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है सभी के सभी। देखो ये लिथियम, सोडियम, सीजियम और पोटेशियम, ये सब के सब ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है। अगर किसी बच्चे को ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट का एटॉमिक साइज नहीं पता है तो वो इधर देख ले। लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से, सॉरी सीजियम लिख दिया है क्या? हाँ बिल्कुल से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद। ये देखो ये टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। आवर्त सारणी का वर्ग फर्स्ट देखना, आवर्त सारणी निकाल के रखो, आवर्त सारणी का वर्ग फर्स्ट देखो, क्षार धातु देखो, ये उनके एटॉमिक साइज का डिक्रीज होता हुआ क्रम है, ये सॉरी इंक्रीज होता हुआ क्रम है। ये इनमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? लिथियम, फिर सोडियम, बड़ा उससे बड़ा पोटेशियम, उससे बड़ा रुबेडियम, उससे बड़ा कौन है? सीजियम, और उससे बड़ा कौन है? फ्रेंशियम। और फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है। फ्रेंशियम क्या है? रेडियो एक्टिव होता है। अब बस कुछ नहीं है, धनायन के आकार के, धनायन का आकार जितना छोटा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा, पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा सहसंयोजक गुण उतने ज्यादा। बताओ इनमें से धनायन सबसे बड़ा कौन? जो इनमें सबसे नीचे हो, और इनमें सबसे नीचे फ्रेंशियम तो शामिल ही नहीं हुआ है, सीजियम। तो सबसे ज्यादा सहसंयोजक कौन हुआ? सीजियम। आंसर लिख रहे हैं सीजियम क्लोराइड। ठीक है, अब दूसरा नंबर किसका आता है? रुबेडियम है नहीं, तो उससे ऊपर देखो पोटेशियम, KCl उससे कम कौन? NaCl। और सबसे कम बेचारा कौन? LiCl। ये मेरी तरह बेचारा है, LiCl। ये हो गया है कौन से गुणों का क्रम? सहसंयोजक गुणों का घटता क्रम। सहसंयोजक गुणों का घटता क्रम, सहसंयोजक गुणों का घटता क्रम। जो क्रम लिख रखा है वो सहसंयोजक गुणों का घटता क्रम है। ये सबसे अधिक सहसंयोजक है, अधिक सहसंयोजक है, अधिक सहसंयोजक। और वो वाला क्या है? लिथियम क्लोराइड, सबसे कम सहसंयोजक। अब देखो ध्यान दो, सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं वहां आयनिक गुण घटते हैं। बोर्ड के कोने में देखो, सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं वहां आयनिक गुण क्या हो जाते हैं? ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाते हैं। अब मैं पूछ लूं इनमें से सबसे कम आयनिक कौन? तो सबसे कम आयनिक ये रहा, सबसे कम आयनिक। क्यों? कारण क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या है? सहसंयोजक है। और ये क्या हुआ? सबसे अधिक आयनिक। ये क्या हुआ? अधिक आयनिक। कौन? LiCl। तो क्यों ना इनका कौन सा क्रम लिख लिया जाए? आयनिक गुणों का क्रम और लिख लिया जाए। तो इसको मिटाता हूं और इनका आयनिक गुणों का क्रम लिख देता हूं।
सबसे आयनिक गुणों का भी कौन सा घटता क्रम लिख लेते हैं। सबसे ज्यादा आयनिक कौन हुआ, LiCl, उससे कम कौन हुआ फिर NaCl, उससे कम बोलो, उससे कम आयनिक, उससे कम आयनिक KCl, उससे कम CaCl। तो देखो जो सबसे ज्यादा संयोजक वो कौन सा हो गया है, सबसे कम आयनिक। यह आयनिक गुणों का क्रम है। ये कौन सा क्रम है, आयनिक गुणों का क्रम। ये कौन सा क्रम है, आयनिक गुणों का क्रम। कौन सा क्रम, घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम, डिक्रीज होता हुआ क्रम, डिक्रीज होता हुआ क्रम। कौन सा क्रम है, डिक्रीज होता हुआ क्रम। आया समझ में, आया बेटे समझ में, आ रहा है समझ में, हाँ आ रहा है, आपका मुंह देख के तो लग नहीं रहा है, आ रहा है, बहुत बढ़िया बात। समझ में आना चाहिए, बस टॉपिक समझ में आना चाहिए, क्योंकि आज हम सपना मोटा लेके चले हैं ना, आज हम सपना मोटा लेके चले हैं। कल मैंने एक यूट्यूब पे कमेंट देखा था अपने चैनल पे, तो वहाँ एक अनर्गल बात लिखी हुई थी, आज ये उसका जवाब है, मुंह तोड़ के जवाब है। उस कमेंट करने वाले आदमी को मुंह तोड़ के जवाब है कि देखो टॉपिक कैसे पढ़ाए जाते हैं, टॉपिक कैसे पढ़ाए जा सकते। केवल उस आदमी को चैलेंज है ये, केवल उस आदमी को जिसने अनर्गल कमेंट किया था मेरे वीडियो पर, अनर्गल कमेंट किया था। ठीक है, उतारो, ये उतार लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल करवाऊं। चलो वही क्रम लिखना आपको, घटता क्रम। चलो मैंने क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 20, इसी का दूसरा क्वेश्चन। आप खुद से बताओ MgCl2, MgCl2, BeCl2, CaCl2 और BaCl2। बोलो, बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। ये देखो सभी एटम कौन से हैं, ऋणाइन तो समान है, यहाँ क्लोरीन क्लोरीन है, ऋणाइन पर ध्यान ही नहीं देना है। ये सभी एटम क्या है, समान है, ये सभी एटम क्या है, समान है। तो अब इन सब एटम मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम और बेरियम का क्या चाहिए, एटॉमिक साइज। क्या चाहिए, एटॉमिक साइज, क्योंकि अगर एटॉमिक साइज पकड़ में आ गई तो उसके बाद की कहानियां खुल जाएगी। ये ग्रुप नंबर सेकंड के एलिमेंट है, जिनको क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। और इनके एटॉमिक साइज का क्रम बता देता हूं, इनके एटॉमिक साइज का क्रम बता देता हूं। डिक्रीज होता हुआ इंक्रीज होता हुआ बता रहा हूं, बढ़ता हुआ क्रम बता रहा हूं। ऊपर ही ऊपर वो लिखा जाएगा जिसका आकार सबसे छोटा होगा। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। ये इनके एटॉमिक साइज का कौन सा क्रम आ गया है, इंक्रीज होता हुआ क्रम। कौन सा क्रम है, इंक्रीज होता हुआ क्रम। ठीक है, ये एटॉमिक साइज का कौन सा क्रम है, इंक्रीज होता हुआ क्रम। करो देखिए क्वेश्चन को, इतना बता दिया, आप करो। कर लिया, चलो अगर कर लिया है तो देखो, जिसका आकार सबसे छोटा, जिसका आकार सबसे छोटा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, जिसका आकार सबसे छोटा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसके सहसंयोजक गुण ज्यादा। ठीक है, तो सबसे छोटा आकार किसका, बेरिलियम क्लोराइड का। तो बेरिलियम क्लोराइड, कौन सा क्रम पूछा है, घटता, तो बेरिलियम क्लोराइड। और उसके बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड, और उसके बाद में किसका नंबर आ जाएगा, मैग्नीशियम के बाद में कैल्शियम है क्या, CaCl2, बिल्कुल पढ़ा है, CaCl2। और उसके बाद में किसका नंबर आ जाएगा, ऐसा रहे नहीं, बेरियम है, तो BaCl2, BaCl2। ये देखो सबसे अधिक सहसंयोजक, सबसे अधिक सहसंयोजक, और ये सबसे कम सहसंयोजक, सबसे कम सहसंयोजक, ये सबसे कम सहसंयोजक हुआ। सबसे अधिक सहसंयोजक कौन, BeCl2। सबसे कम कौन, BaCl2, बेरियम क्लोराइड सबसे अधिक और BaCl2 सबसे कम। अब देखो ये सहसंयोजक गुणों का ऑर्डर लिखवा दिया है, आयनिक गुणों का ऑर्डर आप खुद लिख सकते हो, आयनिक ऑर्डर आप खुद लिख सकते हो। अपेक्षा करता हूं मैं आपसे कि आयनिक गुणों का ऑर्डर आप खुद बना सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो,
ये ए व धनायन के आकार के आधार पर एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क के रूप में, आप क्वेश्चन नोट कर लो सी, और इसको आप खुद करने की कोशिश करना, और कमेंट बॉक्स में इसका, अगर कोई बच्चा वीडियो यूट्यूब पे देख रहा है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि बताइए आप CaO कैल्शियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और BeO बेरिलियम ऑक्साइड, और BaO, इनको आयनिक गुणों के इनको सहसंयोजक गुणों के केवल आंसर क्या देना है, सहसंयोजक गुणों के कौन से क्रम में लिख के देना है आपको। अगर कोई बच्चा मेरे को यूट्यूब पे देख रहा है तो इसका आंसर दे, ताकि मेरे को समझ में आ सके कि जो केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं वो मेरे बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। CaO MgO BeO BaO, ठीक है, इनको सहसंयोजक गुणों के कौन से क्रम में लिखा जाए, सहसंयोजक गुणों के घटते क्रम में लिखा जाए। एक क्वेश्चन आपके पास में यह है, ठीक है, एक काफी है। और अगर आप चाहो तो मैं एक और क्वेश्चन दे सकता हूं, जैसे सोडियम लिथियम इनके ऑक्साइड बना के भी, सोडियम लिथियम इनके ऑक्साइड बना के भी, आई थिंक एटॉमिक साइज दोनों ग्रुप की बता रखी है, ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड की एटॉमिक साइज आपको बता रखी है। तो आई होप कि आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। इसका आंसर चाहिए मेरे को कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट बी धनायन के आकार के आधार पर बी धन आयन डालो हेडिंग, धन आयन के ऊपर स्थित आवेश के आधार पर अब सुनिए, धनायन है उस पर जितना ज्यादा आवेश होगा, जितना ज्यादा धनावेश होगा उतना ही ज्यादा तो वो ऋणायन का पोलराइजेशन करेगा, पोलराइजेशन करेगा। धनायन पर जितना ज्यादा आवेश होगा वो उतना ही ऋणायन का क्या करेगा, पोलराइजेशन करेगा। तो देखो धनायन पर उपस्थित धन आवेश का मान अगर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, ध्रुवीकरण क्षमता बढ़ती है। और अगर पोलराइजिंग पावर बढ़ गई है तो फिर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, सहसंयोजक गुण है वो बढ़ जाएंगे, और अगर सहसंयोजक गुण बढ़ गए हैं तो आयनिक गुण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, आयनिक गुण है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना है। जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूं, जैसे हम मेटल्स होती है उनको M द्वारा लिख सकते हैं, मेटल्स होती है उनको हम कैपिटल M द्वारा लिख सकते हैं, क्योंकि मेटल की प्रथम लेटर होता है, जो उसकी मीनिंग का प्रथम अल्फाबेटिकल लेटर होता है वो M से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं उनको क्या लिख सकता हूँ, मेटल लिख सकता हूँ। मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल बताता हूँ, पहले उस पर फोकस किया जाए। मैंने लिखा M+2 और M+3 और M+4, M+2 M+3 M+4। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, बताओ इनमें से किसकी सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी? सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर उसकी होगी जिस पर पॉजिटिव साइन ज्यादा है। तो पॉजिटिव साइन ज्यादा किसका, इसका, और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हुई है उसके सहसंयोजक गुण भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो ये रहा इनके सहसंयोजक गुणों का क्रम, अब देखो इसी आधार पे हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं, मिटा रहा हूं, इसी आधार पे हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल तो यहाँ आ ही जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही क्वेश्चन है, घटते क्रम में लिखिए, बढ़ता आप खुद बना सकते हो, घटते क्रम में लिखिए। किसके घटते क्रम में? सहसंयोजक गुणों के। सहसंयोजक गुणों के, चलो बताओ भाई साहब। Na+Mg2+
और Al+3, इनमें से किसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, किसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, किसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा? तो आई थिंक पोलराइजिंग पावर, मेरे बच्चों पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी? एल्यूमिनियम की, उससे कम किसकी? मैग्नीशियम की, और उससे कम किसकी? सोडियम की। रीजन ये रहा, प्लस आवेश बढ़ने पर ध्रुवीकरण क्षमता बढ़ती है, पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, क्योंकि जितना ज्यादा धनावेश बढ़ता जाएगा, कारण बता रहा हूं, नोटिस करो चीज को, कारण बता रहा हूं, एक एक पॉइंट पे बात करूंगा आज मैं। वो चैलेंज है ना, उस कमेंट का ये जवाब है, उस कमेंट का ये जवाब है। मैं आज एक एक पॉइंट पे बात करूंगा इस टॉपिक में, एक एक पॉइंट पे। और वो आदमी जिसने कमेंट किया था, जो भी कमेंट किया था, उस कमेंट वाले आदमी को मेरा चैलेंज है, मेरा ये वीडियो देख ले, मेरा ये वीडियो देख ले कि देख कैसे केमिस्ट्री पढ़ाई जा सकती है, कैसे केमिस्ट्री पढ़ाई जा सकती है। ध्रुवीकरण क्षमता अगर ज्यादा हो गई है तो फिर सहसंयोजक गुण भी क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, सहसंयोजक गुण भी ज्यादा हो जाएंगे। तो देखो घटता क्रम ये रहा। अब ये तो कौन सा क्रम है इनका? बढ़ता क्रम है। ये कौन सा क्रम है इनका? बढ़ता क्रम है। ये कौन सा क्रम है इनका? बढ़ता हुआ क्रम है, क्योंकि भाई साहब इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा। इनका घटता क्रम लिख देता हूं ना, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आज किसी के लिए। Al सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर, उसके बाद में किसकी? Mg+2 की, और उसके बाद में किसकी? Na+ की पोलराइजिंग पावर ज्यादा। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कोई मौका नहीं रहेगा आज किसी के पास भी, कोई मौका नहीं रहेगा किसी के पास भी कि ये पोलराइजिंग पावर का इनका क्रम है, ये पोलराइजिंग पावर का इनका क्रम है। ठीक है, अब देखो इन्हीं को मैं एग्जांपल में कन्वर्ट करता हूं, इन्हीं को एग्जांपल में कन्वर्ट करता हूं। मैंने लिखा NaCl और उसके बाद में मैंने लिखा MgCl2 और उसके बाद में लिख के दे दिया मेरे प्यारे बच्चों AlCl3। मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख के दे दिया? AlCl3। अब मैं क्वेश्चन करता हूं, इनमें से सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है? तो आप क्या कहोगे? हम इनका चार्ज निकालेंगे। देखो Cl-1, इसका टोटल चार्ज कितना है? 0। इस पर कितना है? -1 होता है, तो इस पर +1 रहा होगा, इस पर +2 रहा होगा, क्योंकि यहाँ -2 है 2 क्लोरीन का, और इस पर +3 रहा होगा, क्योंकि यहाँ -3 है 3 क्लोरीन का। तो बताओ इनमें से सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण कौन करेगा? AlCl3। और अगर ध्रुवीकरण वो ज्यादा कर रहा है तो फिर सहसंयोजक गुण भी उसमें क्या हो गए? ज्यादा हो गए। तो बताओ कौन सा क्रम लिखे? घटता क्रम लिख रखा है ना, यहाँ घटता क्रम लिख रखा है, तो ये रहा इसका आंसर। यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, मिटा रहा हूं मैं इसको, जो नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूं। सबसे ज्यादा किसका? AlCl3 की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा, इसलिए वो सबसे ज्यादा सहसंयोजक। उसके बाद किसका नंबर आ रहा है? MgCl2 का। और उसके बाद में किसका नंबर आ रहा है? MgCl2 के बाद में किसका नंबर आ रहा है? AlCl3 का। किसका नंबर आ रहा है? AlCl3 का। ये इसका एक साधारण सा एग्जाम्पल, आज बहुत डीप बातें की जाएगी एग्जाम्पलों पे, आज बहुत डीप लेके जाएंगे टॉपिक को। ये इसका एक साधारण सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। रुसिया न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना। इधर देखिए बेटे, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 किसका? पॉजिटिव चार्ज कितना है धनायन पर, उसके आधार पे एग्जाम्पल नंबर हम 2 लेके आते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं Fe+2 और Fe+3 अगर किसी बच्चे को नॉलेज नहीं है तो मैं बता दूं, Fe+2 चार्ज में होता है तो उसको फेरस कहा जाता है। कीजिए नोट, Fe+2 चार्ज में होता है तो उसको क्या कहा जाता है? फेरस कहा जाता है। और अगर Fe+3 चार्ज में होता है तो उसको फेरिक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? फेरिक। बताइए किसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है? जिसका पॉजिटिव साइन ज्यादा। ये लीजिए, अब क्वेश्चन दे देता हूं इसी का। बोलिए FeCl2 और FeCl3 में से कौन ज्यादा ध्रुवीकरण करेगा? कौन ज्यादा ध्रुवीकरण करेगा? कौन ज्यादा सहसंयोजक है इनमें से? FeCl3 डेफिनेटली FeCl3, क्योंकि उसके केटाइन का चार्ज ज्यादा है। यहाँ चार्ज +2 है और यहाँ चार्ज +3 है। किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है क्यों है, तो उसका कारण देख लो। 3 क्लोरीन जोड़ रखे हैं इसने। एक क्लोरीन का चार्ज -1 होता है, 3 क्लोरीन का -3। टोटल इस कंपाउंड पर कोई चार्ज था नहीं, इनका -3 है, तो इनका कितना हो गया है महाराज? बाबूजी इसका कितना हो गया? +3 हो गया है। आप ऐसे कैसे बैठे हो?
समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा है, चलो ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, बातें करते हैं, थोड़ी और डीप बातें करते हैं, एक और टॉपिक को टच करवाते हैं इसी में। जैसे mn + 2, mn + 3, mn + 4, mn + 5, mn + 6 और mn + 7। भाई साहब डी ब्लॉक, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। और डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजेशन नंबर प्लस में कौन दिखाता है? Mn +7 तक। कौन दिखाता है? +7 तक। और उसका कारण यह है कि उसके पास में डी कक्षकों में सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये +7 तक ऑक्सीडाइजेशन नंबर दर्शाता है। ये 12th क्लास के एक लेसन होगा एलिमेंट्स ऑफ डी एंड ए ब्लॉक, उसमें देखने को मिलेगा। आज हर बात करेंगे कौन सा टॉपिक कहाँ होगा, और ये भी देखेंगे 12th क्लास में इसका क्या क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, इसका क्या क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। इधर देखो, पहले इसकी पोलराइजिंग पावर देखते हैं। भाई साहब सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी हुई? जिसका चार्ज ज्यादा हुआ उसकी हुई, ठीक है, जिसका चार्ज ज्यादा हुआ उसकी हुई। अब हम बात करते हैं एक इसी का एग्जाम्पल लेके, ये 12th क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं पहले इसको पोलराइजिंग क्षमता पे दर्शाता हूँ, यानी इनके सहसंयोजक गुणों की बातें करते हैं, उसके बाद में मैं बताता हूँ कि 12th क्लास में इसका क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, 12th क्लास में इसका क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, और क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो भी बताऊंगा। उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 12th क्लास का, कौन सी क्लास का? 12th क्लास का एनसीईआरटी एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, उसका आंसर क्या होगा वो भी बातें करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इनके कुछ कंपाउंड बनाता हूं। MnO, चलो Mn2O3, MnO और MnO2 और लिख लेते हैं Mn2O5। चलो अब इनमें से इनका चार्ज निकालना है, और अब तो ये भी बताता हूं किसी भी कंपाउंड में किसी अज्ञात परमाणु का चार्ज कैसे निकाला जाता है, उसका ऑक्सीडाइजेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। देखो बेटे, सबसे पहले क्या करना है, इस पर आवेश देखना है। जो आवेश होता है वो बराबर के उस साइड में लिख दो, बराबर के उस साइड में लिख दो। फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे फॉर्मूला, आज फॉर्मूला खुद बनाएंगे। अब इनमें से किसका चार्ज आपको आता है? ये क्या है? इसका ऑक्साइड है। ऑक्साइड होने का मतलब, ऑक्साइड कब बोला जाता है? जब ऑक्सीजन -2 में होती है। ऑक्सीजन कहाँ होती है? -2 में होती है, तब उसको क्या बोला जाता है? ऑक्साइड बोला जाता है। तो ऑक्सीजन का ज्ञात है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक, इसको ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। ऑक्सीडाइजेशन नंबर का मतलब है ऑक्सीकरण अंक, ठीक है, प्लस Mn का ऑक्सीकरण अंक, Mn का ऑक्सीडाइजेशन नंबर। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? क्योंकि भाई साहब इस कंपाउंड पर पूरा चार्ज कितना हो सकता है? इस कंपाउंड पर पूरा चार्ज कितना हो सकता है? उतना ही तो हो सकता है ना जितना इन दोनों के चार्जों का योग हो। और दोनों के चार्जों का योग कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना। तो फिर इन दोनों के चार्जों का योग है, तभी तो 0 हुआ है ना। अब बताओ ज्ञात किसका नहीं? Mn का नहीं। Mn को अक्ष मान लेते हैं, Mn को अक्ष मान लेते हैं, तो Mn है कितने? तो 2x प्लस एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? ऑक्सीजन है कितने? 3, और एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? -2, बराबर कितना है? 0, बराबर कितना है? 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये 2x माइनस 3 दूनी 6, 2x -6 बराबर कितना हो गया है? 0। तो 2x बराबर कितना हुआ? 2x बराबर कितना हुआ? ट्रांसफर कर दो, 6 हो गया। 2x बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। तो x बराबर कितना हुआ? x बराबर कितना हुआ? 6/2, तो 3, और 3 किसके आए? प्लस के। भाई साहब इसका ऑक्सीडाइजेशन नंबर +3 है। अब ऐसे इसका सीधा निकाल लेते। देखो इस पर टोटल चार्ज कितना है? 0 है। टोटल चार्ज कितना है?
जीरो है कंपाउंड पर, और ये ऑक्साइड में है तो इसका -2 है, तो इसका कितना रहा होगा, +2 रहा होगा Mn। इसका देखो एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया है -4, तो फिर इस Mn कितना रहा होगा +4, और ये Mn2O5 5 ऑक्सीजन का चार्ज कितना हो गया -10। ठीक है, तो देखो टोटल चार्ज प्लस का कितना है 10, लेकिन प्लस का 10 2 आदमियों में बट रहा है ना, तो वो एक पर कितना है +5, एक पर कितना है बेटे +5। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब हमें पता है जिसके पास में पॉजिटिव साइन ज़्यादा, जिसके पास में पॉजिटिव साइन ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, और जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना कौन से गुण आएंगे, सहसंयोजक गुण आएंगे। कौन से बंध में, आयनिक बंध में। सहसंयोजक गुण आएंगे किसमें, आयनिक बंध में। जिसका चार्ज ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, जिसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा उसकी, जिसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा उसकी में सहसंयोजक गुण ज़्यादा, और उसमें आयनिक गुण कम। मैं आयनिक गुणों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे बच्चे समझ गए होंगे। आयनिक गुण एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, सहसंयोजक गुणों के। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उसकी होगी ना बेटे जिस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो बताओ अब पॉजिटिव चार्ज होता है धनायन के पॉजिटिव चार्ज के समानुपात में ही तो होता है ना सहसंयोजक गुण, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ही ज़्यादा ध्रुवीकरण होगा, जितना ज़्यादा ध्रुवीकरण हो जाएगा उतने ज़्यादा क्या आ जाएंगे, सहसंयोजक गुण आ जाएंगे। तो ये सबसे अधिक सहसंयोजक, ये सबसे अधिक सहसंयोजक, और ये सबसे कम सहसंयोजक। आया समझ में। अब बात करते हैं वो 12th क्लास में इसका क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो 12th क्लास में इसका क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो वो 12th क्लास में ऐसे लिखा हुआ है इसको कि निम्नलिखित जो कंपाउंड है उनको उनकी अम्लीयता के बढ़ते या घटते क्रम में लिख दीजिए। अम्लीयता का क्रम, कौन सा क्रम, अम्लीयता का क्रम। अब सुनो, लुईस के अनुसार अम्ल क्या थे, लुईस के अनुसार अम्ल क्या थे, लुईस के अनुसार अम्ल क्या थे। लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ थे जो इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर ग्रहण करते हैं, करवा रखा है ना, तो ग्रहण करते हैं, उनको क्या कहा था, लुईस अम्ल कहा था। और लुईस क्षार क्या थे बेटे, लुईस क्षार क्या थे, लुईस क्षार क्या थे, बताइए बताइए जल्दी बताइए। लुईस क्षार क्या थे, वे सभी पदार्थ जो लोन पेयर, वे अणु जो लोन पेयर क्या कर सकते हैं, दान करते हैं, लोन पेयर दान करते हैं, दाता, लोन पेयर दाता समूह है। लुईस क्षार थे, क्या थे, लुईस क्षार। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, मेरे पास में अगर 1000 रुपये है, मेरे पास में अगर 1000 रुपये है तभी तो मैं किसी को दे सकता हूं ना, तभी तो मैं किसी को दे सकता हूं ना। अब अगर मेरे पास 1000 रुपये है नहीं तो मैं कहां से दे दूंगा, कहां से दे दूंगा। अब दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगाओ, माइंड दौड़ाओ। जिसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं उसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसने त्याग दिए हैं, उसने क्या कर दिए, डोनेट कर दिए। अब उसके पास में देने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, तो सबसे ज्यादा किसने त्याग रखे, इसने, उसके बाद इसने। अब सुनो, जो त्याग दिए हैं जिसने, क्या वो लोन पेयर दान कर सकता है, कहां से करेगा, उसके पास में उसने पहले से इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो वो सबसे ज्यादा क्षारीय हो गया है, वो सबसे ज्यादा क्या हो गया है, क्षारीय हो गया है। सबसे ज्यादा क्षारीय होने का मतलब सबसे कम अम्लीय, अम्लीय गुण कम और क्षारीय गुण उसमें क्या हो गए, ज्यादा हो गए। ठीक है, अब बताओ, अब तो समझ में आ गया। दूसरा नंबर इसका आ गया, दूसरा इसका, और तीसरा इसका। इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, क्षारीय गुण सबसे ज्यादा उसमें हुए ना। कारण देखो, सॉरी क्षारीय गुण उसमें सबसे कम हुए हैं। आई वांट टू बी रियली सॉरी, क्षारीय गुण उसमें कम हुए हैं और उसमें ज्यादा हुए हैं। चेक करो एक बार, क्षार क्या है, जो लोन पेयर दान कर सकता है। भाई साहब, इसने पहले से ही अपने साथ में से 5 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे, 5 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे, मतलब धातु पर उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व, उच्च धनावेश घनत्व हो गया। धातु पर क्या हो गया, उच्च धनावेश घनत्व हो गया है, जिसके कारण अब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, क्योंकि उस पर धातु पर उच्च इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करने की कोशिश करेगा, ग्रहण करने की कोशिश करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं तो वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, लुईस एसिड की भांति। किसकी भांति,
लुईस एसिड की भांति, इसलिए इसमें अम्लीय गुण अधिक है, तो क्षारीय गुण अपने आप क्या हो गए, कम हो गए हैं, तो इसमें अम्लीय गुण सबसे कम है, अम्लीय गुण सबसे कम, अम्लीय गुण सबसे कम। और अगर अम्लीय गुण इसमें सबसे कम है तो फिर क्षारीय गुण क्या हो गए होंगे, ज्यादा। ठीक है, क्षारीय गुण क्या हो गए होंगे, ज्यादा। यह उस 12th क्लास के क्वेश्चन का आंसर है, यह उस 12th क्लास के क्वेश्चन का आंसर है, विथ रीजन, विथ रीजन, विथ रीजन। ठीक है, और अब भी अगर उस बंदे को जिसने कमेंट किया था उसको थ्योरी लिखवा के देनी है, थ्योरी लिखवा के देनी है, तो मैं कमेंट बॉक्स में थ्योरी लिख के दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में थ्योरी लिख के दे दूंगा। थ्योरी कोई भी लिख लेगा, समझाना बड़ी बात होती है, टॉपिकों को समझाना बहुत बड़ी बात होती है। थ्योरी कोई भी लिख लेगा, देख के लिख लेगा, किताब में से लिख लेगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल करते हैं। आज इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा, और किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। वो कंपटीशन का पेपर उठाना, वो कंपटीशन का पेपर उठाना, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको वो कंपटीशन का पेपर देना, और मैं गारंटी देता हूं मेरे बच्चों का हर एक क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित एकदम एकदम एग्जैक्टली सही होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। नंबर 3 सी। ठीक है, ये क्या होता है, धनायन का आभासी अक्रिय गैस विन्यास। इसको थोड़ा ढंग से समझो बेटे, इसको थोड़ा ढंग से समझो, क्योंकि ये शब्द पहली बार आया। ये आभासी अक्रिय गैस विन्यास क्या होता है? अक्रिय गैस विन्यास तो सुना है, अक्रिय गैस विन्यास तो सुना है। अक्रिय गैस विन्यास कौन सा होता है? अक्रिय गैस विन्यास कौन सा होता है बेटे? NH2NP6 वाहितम कोश में NH2NP6 विन्यास है, तो अक्रिय गैस विन्यास होता है। आभासी अक्रिय गैस विन्यास किसके पास होता है? कौन कौन है और क्या कहानियां हैं, और कौन कौन है और क्या कहानियां हैं, तो इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखो आभासी अक्रिय गैस जो विन्यास होता है ना, पानी की बोतल दो थोड़ी। आभासी अक्रिय गैस विन्यास होता है, वो क्या होता है और वो कहाँ मिलता है बताएंगे। आभासी अक्रिय गैस विन्यास होता है बेटे NH2NP6 और ND10 NH2NP6 और ND10। इसको क्या कहा जाता है? आभासी अक्रिय गैस विन्यास। ये अक्रिय गैस विन्यास है नहीं, ये अक्रिय गैस विन्यास जैसा प्रतीत होता है। आभासी का मतलब क्या हो रहा है? हकीकत में वैसा कुछ नहीं है, ये प्रतीत होता है। और ये कहाँ मिलेगा? ये कहाँ मिलेगा? तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, लास्ट वाले एलिमेंट, लास्ट और सेकंड लास्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके पास में ये विन्यास मिल जाएगा। तो ये विन्यास किस किस के पास में मिलने वाला है, पहले तो देखते हैं ये विन्यास किस किस के पास में मिल सकता है। जैसे हम बात करते हैं जिंक की, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन जैसे। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो वो यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे, मेरा नहीं है यूट्यूब चैनल, मेरा नहीं है यूट्यूब चैनल, आपका है यूट्यूब चैनल, आपका है, मेरा कुछ नहीं है। यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे विद्यार्थियों का है, मेरे प्यारे दोस्तों का है। आप अपने इस चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हेडिंग डालें और उसके बाद में देखें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन जैसे है, और उसके बाद में 18 के बाद में कौन है? जिंक है। तो 3D देखो पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो NH2 कहाँ से आएगा? NH2NP6ND10, NH2NP6ND10। तो लिख देते हैं पूरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 3D10 कितने हो गए? 30 हो गए क्या? 10 2 12 6 18 2 20 30 हो गए। ठीक हो, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये सिखाया हुआ है कि इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो देखना। तो ये हो गया 3D10 और 4s2। अब देखना
ये तो जिंक है। अब जिंक में वो आभासी अक्रिय गैस विन्यास दिख रहा है, ये रहा देखो, ये रहा। कौन सी कंडीशन में है वो बाद में बात करते हैं, ये मिल तो रहा है ना, ये मिल रहा है, ये रहा NH2, ये रहा NP6 और ये रहा ND10, NH2 NP6 और ND10। अब देखो ये कब मिल सकता है, जब Zn+2 में हो। Zn कहाँ हो, +2 में हो। और आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन S में से बाहर किए जाएंगे और बढ़ते समय D में भरे जाते हैं। बढ़ते समय कहाँ भरे जाते हैं, इसमें D में भरे जाते हैं, और निकालते समय S में से निकाले जाते हैं। वो एलिमेंट्स ऑफ D ब्लॉक में देखेंगे, वो एलिमेंट्स ऑफ D ब्लॉक में देखेंगे, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री एक साथ नहीं पढ़ाई जा सकती है, पूरी केमिस्ट्री एक साथ नहीं पढ़ाई जा सकती। आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं ना, कि इस टॉपिक को अंतिम सिरे तक ले जाकर छोड़ते हैं, कि मेरे बच्चों का कोई ट्यूशन गलत नहीं होना चाहिए। ये कहानी है। अब ये कब हो सकता है, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर कर दे, तो यहीं पे सीधा ही लिख देता हूँ ना कि वो 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर कर दे तो ये S2 खत्म। चलो लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। और अब ये एक और चीज ध्यान रखना, आभासी अक्रिय गैस विन्यास अगर किसी एटम के पास होता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत 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 ज्यादा होती है, उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत 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 ज्यादा होती है। देखो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एक ही ग्रुप में जिंक कैडमियम मरकरी सेम ही इसी में होगा, ठीक है। तो जिंक +2 है, उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। क्यों, आभासी अक्रिय गैस विन्यास के कारण। और यही किस में मिल जाएगा, कॉपर में और मिलेगा, अभी दिखाऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। तो भाई साहब नंबर 1 जिंक Zn+2, और उसी ग्रुप में कौन मिलता है, Cd+2, और उसी ग्रुप में कौन मिलता है, Hg+2। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें ये दे दिया तो ZnCl2 CdCl2 HgCl2, एक एग्जाम्पल ये है। और एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम। हमें दिया ZnCl2 और BaCl2। ये पूछा जाए अगर ZnCl2 और BaCl2 में से किसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, तो आंखें बंद करके पोलराइजिंग पावर ज़्यादा किसकी है, जिंक की है, ZnCl2 की है। क्योंकि उसके पास में कौन सा विन्यास है, आभासी अक्रिय गैस विन्यास है। अगर मिल जाता है तो आप आंखें बंद करके बताओ कि किसकी है, ZnCl2 की है, ZnCl2 की है, कारण सहित, क्योंकि उसके पास में क्या है, आभासी अक्रिय गैस विन्यास है। ये टॉपिक समझ में आया, हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आया आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलो देखो आगे देखते हैं। अब इन तीनों में पूछ लिया जाए तो सवाल ये भी है, इन तीनों में पूछ लिया जाए अगर और किसी के साथ कंपैरिजन करवाएगा तो सीधी सी बात है, जिनके पास आभासी अक्रिय गैस विन्यास है, एग्जाम्पल करवाऊंगा। अभी तो इनकी खिचड़ी बना के और एग्जाम्पल करेंगे, जहां तक वो जा सकता है वहां तक हम जाएंगे, जहां तक कंपटीशन में जा सकते हैं अगले वहां तक जाएंगे। जो भी सर, जो भी महानुभाव कंपटीशन का पेपर बनाएंगे, जहां तक वो जा सकते हैं वहां तक जाएंगे, ठीक है। ये इन दो में कंपैरिजन होने पे मैं पूछ रहा हूं, इन तीनों में अगर कंपैरिजन करवा दिया गया तो क्या करेंगे, तो इनके एटॉमिक साइज देखो, इनमें एटॉमिक साइज देखो, ये टॉप टू बॉटम है, ये सबसे ऊपर है, ये उससे नीचे और ये उससे भी नीचे है। तो एटॉमिक साइज छोटी होने पर पोलराइजिंग पावर ज्यादा नहीं होती है क्या, बिल्कुल होती है। तो ये इनका आपस में क्रम आ गया, ये तीनों का आपस में क्रम आ गया, ये तीनों का आपस में क्रम आ गया है। आपस में पूछे तो, आपस में पूछे तो, ठीक है, आपस में पूछे तो यही बात होगी। मतलब आपस में अगर पूछ लिया ना आपसे ZnCl2 CdCl2 और HgCl2 में से कौन अधिक ध्रुवीय है, तो जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है वो अधिक ध्रुवीय, वो कौन अधिक सहसंयोजक है, सॉरी आई वांट टू बी रियली सॉरी, कौन सबसे ज्यादा इनमें सहसंयोजक गुण रखता है, तो वो सबसे ज्यादा सहसंयोजक गुण रखता है जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। और पोलराइजिंग पावर ज्यादा किसकी है, ध्रुवीकरण क्षमता किसकी है, जिंक वाले की है। ये आपस में पूछने पर, ये इन तीनों का आपस में पूछने पर देखो। अब यही कहानियां कहाँ लग जाएगी, कॉपर वाले में भी, वहां भी। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ आप, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1 अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कॉपर का, अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है,
अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कारण बताओ, कारण बताओ। अर्धपूरित, पूर्ण पूरित और अपूर्ण कक्षकों का स्थायित्व है। पूर्ण पूरित कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं। फिर कौन होते हैं? अर्धपूरित कक्षक होते हैं। और फिर कौन होते हैं? अपूर्ण कक्षक होते हैं। फिर कौन होते हैं? अपूर्ण कक्षक होते हैं। इस आधार पर ये इसका अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। वे शॉर्ट में मैंने बता दिया है। इन डिटेल चाहिए तो हमारे ही यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का टॉपिक, उसमें जाके देखिए, पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ये अपवादित बताया हुआ है क्यों। इसमें ढूंढो आभासी अक्रिय गैस विन्यास मिल रहा है क्या? ये मिल गया, आभासी अक्रिय गैस विन्यास। आभासी अक्रिय गैस विन्यास ये रहा, NH2 NP6 और ND10, NH2 NP6 और ND10। अब देखो ये कब हो सकता है? कब हो सकता है? जब ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दे। तो बाहर करने का मतलब कॉपर पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर कॉपर पर प्लस चार्ज हुआ तो उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो कॉपर पर प्लस चार्ज होने पर, अब देखो कॉपर के ग्रुप में कौन कौन आते हैं? कॉपर, कॉपर के बाद में सिल्वर, सिल्वर के बाद में Au, गोल्ड, गोल्ड, ठीक है। तो कॉपर देखो ये ऐसे होते हैं, कॉपर, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड। अब अगर इनका चार्ज देखें, ये मिटा रहा हूं, आप नोट करते रहना वीडियो को पॉज करते करते। इधर देखो Cu, पोलराइजिंग पावर इसकी चेक करेंगे। फिर Ag, ये भी प्लस में हुआ तो इसके पास भी अक्रिय आभासी गैस विन्यास होगा। और Au, ये रही कहानियां। अब देखो इनमें से एटॉमिक साइज का क्रम देखो, अगर इनका आपस में पूछे तो ये रहा इनके एटॉमिक साइज का क्रम। अब देखो धनायन का आकार जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। इस कारण से ये ज्यादा पोलराइजेशन करेगा और वो कम करेगा। अगर तीनों का आपस में पूछे तो, अगर तीनों का आपस में पूछे तो, तीनों का आपस में पूछे तो, तीनों का आपस में पूछे तो, अगर तीनों का क्या करता है? आपस में पूछता है। जैसे एग्जांपल दे दिया CuCl, AgCl और AuCl, AuCl में से कौन अधिक सहसंयोजक है? कौन अधिक सहसंयोजक है? जिसका चार्ज तो बराबर है, जिसका आकार छोटा है इन तीनों में से। ये लो, आ गया समझ में? आ गया समझ में? अगर शुरू से आप ध्यान लगा के बैठे हो बोर्ड पे तो हर चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब सवाल ये उठता है, अगर इनका आपस में पूछ ले तो, इनका आपस में पूछ ले तो, इनका आपस में पूछ ले तो कॉमन सेंस की बात है, चार्ज बढ़ने पर, कॉमन सेंस की बात है, चार्ज बढ़ने पर पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। इनका आपस में पूछे, अगर आपको कभी पूछ ले ZnCl2 और CuCl में से कौन अधिक सहसंयोजक है, तो डेफिनेटली जिसका चार्ज ज्यादा है, क्योंकि दोनों के पास में क्या है? आभासी अक्रिय गैस विन्यास है, आभासी अक्रिय गैस विन्यास। आई होप कि समझ में आ गया। आपस में पूछे तो फिर ये ऊपर वाले, और इनका आपस में पूछे, इनका आपस में पूछे, कॉपर, जिंक का, कैडमियम, Ag का, Hg का क्रॉस भी पूछ सकता है। तो इनका आपस में पूछे तो ऊपर वाले ज्यादा, और अगर इनका आपस में पूछे तो जिंक ज्यादा, कैडमियम, और उसके बाद में Hg वाला। आ रहा है समझ में? आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखो। अब वो एग्जाम्पल करते हैं, धनायन के आधार पे हो गया, वो एग्जाम्पल करते हैं जिसमें इनकी खिचड़ी बनाते हैं, सबको शामिल कर लेते, सबको शामिल कर लेते। इससे ज्यादा हार्ड क्या पूछेगा? इससे ज्यादा हार्ड और क्या पूछेगा? अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। घटते हुए सहसंयोजक गुणों के, सहसंयोजक गुणों के घटते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में लिखिए। सहसंयोजक गुणों के कौन से क्रम में लिखिए? घटते क्रम में लिखिए। अब सहसंयोजक गुणों के इसको घटते क्रम में कैसे लिखा जा सकता है? किसको? एग्जाम्पल दे रहा हूं। चलो जी आप मेरे को ये बताओ, मैंने लिख के दिया है MgCl2। इससे हार्ड क्या करेगा? अब जैसे NaCl, Zn को नहीं लेंगे पहले, HgCl2, ZnCl2, AgCl और मैंने दे दिया है KCl। अब बताओ इससे हार्ड क्या पूछेगा? इससे हार्ड क्या पूछेगा? अब बताओ, एक एक पॉइंट को क्लियर करो। देखो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर उसकी होगी जिसके पास में आभासी अक्रिय गैस विन्यास होगा।
अब देखो आभासीय अक्रिय गैस विन्यास, इसके पास में भी है, इसके पास में भी है, इसके पास में भी है, तीन तीन Ag हो गया, Zn हो गया, चलो तीनों के पास में है। कैडमियम कहाँ है, कैडमियम कहाँ है, Hg हो गया, कैडमियम हो गया, ले लूँ क्या एक और कैडमियम, या चलेगा, इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों के पास में, अब इन तीनों में से भी जिसका चार्ज ज़्यादा, जिसका चार्ज ज़्यादा, जिसका चार्ज ज़्यादा, ठीक है, इन दोनों का इक्वल, इन दोनों का इक्वल चार्ज, बराबर, इन दोनों का बराबर। अब अगर इन दोनों का चार्ज बराबर है, देखो बेटे सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होती है, आभासीय अक्रिय गैस विन्यास की होती है। आभासीय अक्रिय गैस विन्यास इन तीन आदमियों के पास में मिल रहा है या नहीं, मिल रहा है, बिल्कुल NH2 NP6 वगैरह और ND10 मिल रहा है, इन तीनों के पास में है। तो अब इन दोनों में से देखो, इन तीनों में से कंपैरिजन करेंगे तो तीनों के पास में आभासीय अक्रिय गैस विन्यास है। अब क्या देखेंगे, इनमें से चार्ज किसके पास ज़्यादा है, चार्ज बढ़ने पर पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, चार्ज बढ़ने पर पोलराइजिंग पावर बढ़ती है। तो इन दोनों के पास में ही +2 चार्ज है, इन दोनों के पास में ही कौन सा है, समझ में आ रहा है, +2 चार्ज है। अब और फंस गई है बात, और फंस गई है बात, अब भी नहीं हो रहा है क्वेश्चन। इसका मतलब इनको आकार पे लेके जाओ, इनमें से ऊपर कौन, जिंक ऊपर और नीचे कौन, Hg। तो जिसका आकार छोटा, जिनका आकार छोटा, जिनका आकार छोटा, जिनका आकार क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा, सहसंयोजक गुण भी ज्यादा, और इसका आकार छोटा, आकार छोटा, तो इसकी तुलना में, इसकी तुलना में इसकी पोलराइजिंग पावर कम, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो गए बेटे, कम। बताओ इन दोनों में से ज्यादा कोवेलेंट कौन है, ज्यादा सहसंयोजक गुण कौन सा रखता है, ZnCl2। तो बेटे आंसर लिख रहे हैं, चैलेंज है, ये चैलेंज है उस आदमी को कि जहां तक आपने सोचा नहीं होगा ना वहां तक टॉपिक करवा सकते हैं। तो ZnCl2, ZnCl2 उस आदमी को जिसने कमेंट पास किया है ना यूट्यूब पे, जिसने कमेंट पास किया है ना यूट्यूब पे, अरे जो लोग बराबरी नहीं कर सकते वो बदनामियां शुरू करते हैं, जो लोग बराबरी नहीं कर सकते वो बदनामियां शुरू करते हैं। करो इस पे कमेंट, क्या कमेंट करना है, करो इस टॉपिक पे कमेंट। तो ZnCl2 की पोलराइजिंग पावर ज्यादा, उसके बाद में किसकी बताओ, HgCl2 की। तो HgCl2 की पोलराइजिंग पावर ज्यादा, ध्रुवीकरण क्षमता ज्यादा, इसलिए ये ज्यादा सहसंयोजक और ये कम, ये अधिक सहसंयोजक है बेटे। ये क्या है, अधिक सहसंयोजक है। आगे चलते हैं, ठीक है, ये दो का काम हो गया है। अब बताओ, अब बताओ, और आभासीय अक्रिय गैस विन्यास किसके पास में, केवल 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 और केवल HgCl के पास में। अब तो तीसरा नंबर HgCl का आना ही है, ठीक है। अब देखो MgCl2 और KCl और NaCl में से किसमें, MgCl2 में, MgCl2 में, क्योंकि इसके पास में क्या चीजें हैं, दो चीजें, एक तो इसका आकार छोटा है, एक तो इसका आकार छोटा है, दूसरी बात इसके चार्ज भी ज्यादा है, इसके पास में +2 चार्ज है, इसके पास में +1 चार्ज है, और इसके पास में +1 चार्ज है। तो +2 वाले का नंबर आएगा, +2 वाले का नंबर आएगा। पूरा टॉपिक अगर समझ रखा है तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप। अब इन दोनों में से, इन दोनों के पास में चार्ज बराबर है, इन दोनों के पास में चार्ज बराबर है। अब इन दोनों में से वो देख लो जो छोटा है, दोनों में से छोटा कौन है, सोडियम। हाँ सोडियम छोटा है, तो सोडियम छोटा है, तो अब नंबर किसका आ गया, इसका, और आखिरी में नंबर किसका आ गया, इसका आ गया। ये धनायन के आधार पर अगर आपको कभी भी सहसंयोजक गुणों का क्रम पूछ ले तो इससे बाहर अब टॉपिक नहीं जा सकता, इससे बाहर अब टॉपिक नहीं जाएगा, इससे बाहर अब टॉपिक नहीं जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया धनायन के आधार पे। अब बातें करते हैं ऋणायन के आधार पे। आई होप कि धनायन वाला समझ में आया होगा और हर आखिरी हद तक ले आए इस टॉपिक को। ऋणायन वाले पे बात करते हैं। ऋणायन के आधार पर, ये छोटा टॉपिक है, ऋणायन के आधार पर। अब बस 5 मिनट और दिल थाम के बैठ जाइए। ऋणायन के आधार पर क्या, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर देखेंगे ऋणायन के आधार पर। पोलराइजिंग पावर देखने का मतलब है कोवेलेंट कैरेक्टर देखेंगे, सहसंयोजक गुण देखेंगे। किसके आधार पर, ऋणायन के आधार पर। नंबर 1, ऋणायन का आकार, ऋणायन का आकार भाई साहब ऋणायन का आकार जितना ज्यादा बड़ा, ऋणायन का आकार
जितना ज्यादा बड़ा वो उतना ज्यादा ध्रुवीकृत हो जाएगा। ऋणायन का आकार जितना ज्यादा बड़ा वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। तो ऋणायन का आकार बढ़ने पर ध्रुवीकरण क्षमता बढ़ जाती है। ध्रुवित होने की क्षमता बढ़ जाती है, ध्रुवित होने की क्षमता बढ़ जाती है। अधिक ध्रुवित होगा, अधिक क्या होगा, ध्रुवित होगा, ऐसे समझो इसको। अधिक ध्रुवित होगा, अधिक ध्रुवित होगा। और अगर ये ध्रुवित अधिक हो गया है, ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने लग जाएगी ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने लग जाएगी। ज्यादा ध्रुवीकरण होने का मतलब है धनायन के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाने लगे, तो सहसंयोजक गुण बढ़ जाएंगे, सहसंयोजक गुण बढ़ जाएंगे। और सहसंयोजक गुण बढ़ गए हैं तो आयनिक कैरेक्टर होते हैं वो घट जाएंगे, आयनिक कैरेक्टर होते हैं वो घट जाएंगे। तो बताया हुआ है एंटी प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आपसे पूछ लिया NaCl, NaF, NaBr और Na में से कौन सबसे ज्यादा सहसंयोजक है? तो देखो ये हेलोजन है, ग्रुप नंबर 17 के एटम है। यहाँ आओ, ग्रुप नंबर 17 के एटम है, उनके एटॉमिक साइज का क्रम देखते हैं। ग्रुप नंबर 17 है, उसके एटॉमिक साइज का क्रम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। ये टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे बड़ा कौन होता है, बढ़ता क्रम है, सबसे बड़ा कौन होता है, आयोडीन होता है इनमें। अब देखो ऋणायन का आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा, ऋणायन का आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा, उसकी पोलराइज होने की क्षमता उतनी, उसकी ध्रुवित होने की क्षमता उतनी ज्यादा हो जाएगी, जिससे सहसंयोजक गुण भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा सहसंयोजक कौन हुआ, Na, सबसे अधिक। ठीक है, क्रम लिखते हैं, बोलो बढ़ता लिखे कि घटता, बोलो बोलो क्लास ऑफलाइन वाले बोलो, बढ़ता क्रम लिखे कि घटता। जो लिखते आए वो लिखे, जो लिखते आए वो लिखे, ताकि टॉपिक कंफ्यूज में ना जाए। घटता क्रम लिख देते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका, Na का, सबसे ज्यादा किसका, Na का सहसंयोजक गुण। उसके बाद देखो कौन आ रहा है, ब्रोमीन, तो NaBr का। उसके बाद क्लोरीन, NaCl का। और उसके बाद बोलो, उसके बाद किसका होता है, NaF का। उतारो, जल्दी उतारो। देखो इसमें अधिक सहसंयोजक गुण, जल्दी उतारो बेटे ऑफलाइन वाले, क्योंकि ऑनलाइन की ये क्लास बहुत लंबी हो रही है, वीडियो बहुत लंबा बन रहा है। कम सहसंयोजक गुण, जल्दी उतारो। उतार लिया, चलो नेक्स्ट देखो। अब ये दूसरा चीज होता है ऋण आवेश का मान, ऋण आवेश का मान, इसी का दूसरा पार्ट होता है ऋण आवेश का मान। चलो जी, ये आखिरी टॉपिक है, हम आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। किसके, दूसरा पॉइंट है ऋण आवेश का मान। भाई साहब ऋण आवेश का मान जितना ज्यादा हो जाएगा, ऋण आवेश का मान जितना ज्यादा हो जाएगा, ऋण आवेश का मान जितना ज्यादा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उतनी पोलराइजिंग पावर, सॉरी ध्रुवित होने की क्षमता बढ़ जाएगी। ध्रुवित अधिक होगा, ध्रुवित अधिक होगा, ठीक है ना। अधिक होने का मतलब इंक्रीज हो रहा है। और अगर ध्रुवित अधिक हुआ तो पोलराइजिंग पावर, वो सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गए, बढ़ गए हैं, तो सहसंयोजक गुण बढ़ जाएंगे। अब बोलो क्या लिखे, कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे Na2O, एग्जांपल लेते हैं। Na2O ले लिया है, NaCl ले लेते हैं, Na3N ले लेते हैं, Na2O NaCl ले लेते हैं, क्योंकि धनायन तो समान रखना है ना। NaCl ले लेते हैं और Na3 सोडियम नाइट्राइड ले लेते हैं। चलो बताओ, सोडियम पे चार्ज 1 पर +1, तो 2 पे +2, यहाँ +2, टोटल चार्ज इस पे था नहीं तो इस पर -2, ठीक है। यहाँ +1 तो इस पर कितना, -1, और यहाँ -3, क्योंकि इन तीनों पे कितना, +3। आ गया समझ में। अब देखो, जिसका सबसे ज्यादा ऋणावेश, जिसका सबसे ज्यादा ऋणावेश, ठीक है, उसकी ध्रुवित होने की क्षमता अधिक और उसमें सहसंयोजक गुण ज्यादा, उसमें सहसंयोजक गुण क्या हो जाएंगे, ज्यादा। तो बताओ इनमें से कौन सबसे ज्यादा सहसंयोजक है, Na3N,
Na3N, उसके बाद में नंबर किसका आता है Na2O का, उसके बाद में नंबर किसका आता है Na2O का, और उसके बाद में नंबर किसका आता है NaCl का। इट्स ओके, NaCl का, ये सबसे ज्यादा सहसंयोजक और ये सबसे कम। ये लो फाजान्स रूल के हर एक क्वेश्चन का आंसर, फाजान्स रूल के हर एक क्वेश्चन का आंसर।